डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे संविधान के बारे में, जिसमें संविधान सभा का गठन पढ़ लिया, संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उनके बारे में पढ़ लिया, संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में पिछली कक्षाओं में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे अपने संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको अपन संविधान की आत्मा कहते हैं, उसके बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसको अपने संविधान की कुंजी भी बोला गया है, या अपने कह सकते हैं कि अपने संविधान की जो मूल आत्मा है वो क्या है, प्रस्तावना है, जिसको अपन उद्देशिका बोलते हैं। और अपन ने जब संविधान सभा का गठन पढ़ा था, उस समय अपन ने पढ़ा था जब संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देशिका प्रस्ताव है, या इसको प्रस्तावना बोलते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और इस प्रस्ताव को ही बाद में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया। और ये प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान की कुंजी या भारतीय संविधान की आत्मा जिसको अपन कहते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरी प्रस्तावना है संविधान की याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए एवं अपने समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मारक शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान सभा द्वारा ही आत्मार्पित, अधिनियमित व अंगीकृत करते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रस्तावना है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो इसको अपन ने संविधान का सार क्यों कहते हैं, ये संविधान की आत्मा प्रस्तावना को क्यों बोला गया है, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला गया है। संविधान की आत्मा, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि संविधान की आत्मा इसको क्यों बोला गया है। तो ये संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी इसलिए बोला गया है कि पूरे संविधान का इसके अंदर क्या है, सार है। अब इसमें अपन एक एक शब्द देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसके अंदर आया हम भारत के लोग। तो भारत के लोग जो शब्द है, ये जो यूएनओ है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका जो चार्टर है उससे लिया गया है। उसके अंदर हम विश्व के लोग शब्द प्रयोग किया गया है, और जबकि भारत के अंदर किया गया है हम भारत के लोग, यानी कि भारत के अंदर जो शक्ति है, पावर है, अंतिम रूप से किसके अंदर निहित की गई है, जनता में निहित की गई है। वैसे भारत में डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, लोकतंत्र को अपनाया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जो शक्ति प्राप्त करते हैं वो किससे करते हैं, जनता से करते हैं। यानी कि यहाँ पूरे अपने जनता की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, या पूरे भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का ये काम है कर रहा है। इसके बाद ये कह रहा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हो गया जो राष्ट्र आंतरिक और बाहरी रूप से अपने नीतियों के निर्धारण करने में बिल्कुल क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्योंकि अपने देश में अगर विदेश नीतियों का और का निर्धारण करेंगे तो कोई विदेशी गाइडलाइन के हिसाब से अपन नहीं करेंगे। अपन अपनी इच्छा के अनुसार जहां अपनी भलाई है उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी नीतियों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। क्योंकि भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। और इसके अंदर समाजवाद नाम आया है, पंथ निरपेक्ष नाम आया है, और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य नाम आया है। कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बनाने के लिए, यानी कि ये लोकतंत्र और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजवाद शब्द है, समाजवाद का अर्थ होता है अपने समाज को एक प्रकार से इक्वल बनाना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। या अपन कह सकते हैं अपने देश के अंदर जो सोर्स हैं अर्थात जो संसाधन हैं उस पे एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समाजवाद बोलते हैं। इसके बाद में आया पंथ निरपेक्ष शब्द। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ये मूल अधिकारों में भी अपन पढ़ेंगे। मूल अधिकारों के अंदर जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में,
मूल अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। और 25 में स्पष्ट किया गया है, आर्टिकल 25 में संविधान में स्पष्ट किया गया है कि धर्म है वो व्यक्ति का क्या है, निजी मामला है। यानी व्यक्ति को धर्म के मामले में स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता जिसे अपन बोलते हैं वो किस में है, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंदर है। धार्मिक जो अपना मौलिक अधिकार है उसके संबंध में, यानी धर्म से संबंधित जो मूल अधिकार है उसके अंदर इसका उल्लेख दिया हुआ है। तो भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होने के कारण सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी धर्मों का समान ख्याल रखा जाता है, सबको समान महत्व दिया जाता है। तो ये जो शब्द आया है वो पद निरपेक्ष यहाँ से आया है। और इसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की यहाँ बात हो रही है। तो लोकतंत्र अपन अच्छे से जानते हैं, लोकतंत्र होता है वो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि शक्ति है वो अंतिम रूप से किसके अंदर निहित होती है, जनता के अंदर निहित होती है। तो ये जनता में निहित होती है। यानी लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि अंतिम रूप से जो शक्ति है वो किसके हाथ में रहती है, जनता के हाथ में। यानी कि इब्राहिम लिंकन ने स्पष्ट किया था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। तो भारत के अंदर ये डेमोक्रेसी जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया। साथ में एक शब्द आया गणराज्य बनाने के लिए। गणराज्य का अर्थ होता है किसी भी राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत न होकर निश्चित समयावधि के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। यानी कि जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत न होकर निश्चित समयावधि के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं है। अगर वंशानुगत होता तो अपने देश का प्रथम जो राष्ट्रपति था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आज कौन है, रामनाथ कोविंद। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका पद क्या नहीं है, वंशानुगत नहीं है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और जनता द्वारा अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसको अपन किस में रखते हैं, गणराज्य में रखते हैं। अगर इंग्लैंड की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष का जो पद है वो महारानी का पद है, वो वहाँ पर क्या है, वंशानुगत, तो वो गणराज्य में अपन नहीं रखेंगे। इसके बाद में उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, यानी अपने समाज में सामाजिक स्तर पर सबको बराबर अधिकार मिले, सामाजिक आर्थिक स्तर पर सभी को बराबर अधिकार मिले, राजनीतिक यानी राजनीतिक क्षेत्र में भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, इस प्रकार की न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। साथ में ये कहता है विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता से संबंधित जो मूल अधिकार था, स्वतंत्रता वो था 19 से 22 के मध्य, और 19 में आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया था, 19 को 6 भागों में बांटा था। 19 क में आपको बताया था विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, की व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है या विचार अपने सामने रख सकता है। विचारों के संबंध में व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता दी हुई है, यानी अपने विचारों के व्यक्ति कर सकता है। तो विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता व उपासना, अपन किसी में भी विश्वास रख सकते हैं, इसकी अपने को क्या है, अपना संविधान अपने को स्वतंत्रता या अपन कह सकते हैं आज़ादी देता है। और व्यक्ति इसके साथ में आगे कहता है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता देता है। आर्टिकल 16 में आपको बताया था समानता के अधिकार में सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की क्या मिलती है, समानता मिलती है, सबको बराबर अधिकार मिलता है, सबकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाता है। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता, यानी कि व्यक्ति की गरिमा का भी ख्याल रखा जाता है और राष्ट्र की एकता का भी ख्याल रखा जाता है। यानी पूरा राष्ट्र एक होना चाहिए, या इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपन कह सकते हैं विद्वेषतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। पूरा राष्ट्र क्या है, एक है, यानी विविधता में एकता की बात यहाँ हो रही है।
सुनिश्चित कराने वाली बंधुता यानी आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं संविधान सभा के गठन में संविधान के निर्माण की प्रोसेस आपको पहले मैं बता चुका हूं, जिसमें अपन ने स्पष्ट पढ़ा था संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को, जिसमें संविधान को बिल्कुल तैयार कर उसको लागू किया गया था आंशिक रूप में। तो आज संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को मिति मारक शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को, यानी कि आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर 1949 को अपने देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और ये पूर्ण रूपेण जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूपेण से लागू किया गया था हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद में अंतिम रूप में यह कहता है कि उस दिन यानी 26 नवंबर 1949 मिति मारक शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को यह कह रहा है कि आत्मा अर्पित, यानी हम आत्मा से क्या कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा अर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, यानी इसको धारण कर रहे हैं, अधिनियमित यानी कानूनी रूप से अपन इसको क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रस्तावना है, ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और ये संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ में तो ये कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती, लेकिन 1973 के अंदर एक केशवानंद भारतीय बनाम विवाद आया था, उसके अंदर यह स्पष्ट किया गया कि संविधान की प्रस्तावना में भी क्या किया जा सकता है, बदलाव या परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में। और इसी के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक के इतिहास में एक बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। और वो कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये परिवर्तन या संशोधन हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द हैं, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगर अपन इतिहास की बात करते हैं तो आज तक के इतिहास में संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक के इतिहास में एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी के काल में 1976 के अंदर ये हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द। और इसकी एक एक शब्द की आपको व्याख्या भी मैंने बताई, अच्छे से आपको ये पूरा याद करना है, वीडियो देख कर इसको अच्छे से समझना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।